Good morning to all my children. Today I am going to teach you your English grammar's first chapter, the sentences, in which I will give you the full information about what units and organs are needed to make a proper and complete sentence, which together make a meaning also. So, first of all, we will know that on the sentence that we say vakya in Hindi, that is to be seen and how those units are needed to complete it. So, let's start. What is sentence? सेंटेंस किसको कहते हैं, यानी जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं उसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं. तो व्हाट इज़ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस कैसे बनता है और एक सेंटेंस किसे कहते हैं. नाउ अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट्स. सेंटेंस उस ग्रुप के वर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं, मतलब उन शब्दों के समूह को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, एंड अ वर्ब और उसके द्वारा की गई क्रिया भी होती है. दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करती है एक कंप्लीट थॉट्स को, एक पूर्ण विचार, एक पूर्ण कह सकते हैं आपकी एक पूर्ण निष्कर्ष को एक्सप्लेन करती है कि वास्तव में जो करता है उसने क्या कार्य किया और जो कार्य हुआ उसको करने वाला कौन था. तो सेंटेंस में दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. एक प्रॉपर सेंटेंस में एक कर्ता का होना और उसके द्वारा की गई क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है. सो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो सेंटेंस यानी जो वाक्य है वो एक ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक्सप्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि उन दोनों के होने से ही जो क्रिया होती है और जो कर्ता होता है उनके द्वारा में जो इंटरप्शंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है एक कंप्लीट थॉट, और तब हमको पता चलता है कि ये क्रिया इसके द्वारा हुई या इस व्यक्ति ने ये कार्य किया. फॉर द एग्ज़ाम्पल, द बिग ब्लैक डॉग बार्क्ड एट द कैट. जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर द एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, द बिग ब्लैक डॉग एक बड़ा सा काला सा कुत्ता, बार्क्ड मतलब भौंकता है, एट द कैट कैट को, यानी कैट को देखकर या कैट के ऊपर भौंकता है, वो बार्क्ड करता है. सो देयर आर स्पेसिफिक एलिमेंट्स. यहाँ पर जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, जो यूनिट्स यूज़ हुई है, जो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ हुआ है वो सफिशिएंट है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स है. किसके लिए? मेकअप कंप्लीट सेंटेंस, किसी सेंटेंस को पूर्ण बनाने के लिए. ओके. So on the other hand, we can say that a complete sentence has a subject and predicate both. एक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट दोनों का होना आवश्यक है. एंड कैन बी ऑफन, और प्रायः हम देखते हैं कि ऐसा कंपोज्ड होता है कि जिसमें एक ही क्लॉज होता है. सो देयर इज़ नो मैटर दैट वन सेंटेंस कंटेन ओनली वन क्लॉज. एक सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी न्यू थिंग्स. इट्स ओके. ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सेंटेंस में दो क्लॉज का ही होना ज़रूरी है. तो एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट यानी उसके द्वारा किया गया कार्य विद ऑब्जेक्ट. सो अगर ऑब्जेक्ट होता है इट्स ओके, ऑब्जेक्ट नहीं होता है सो लेट इट बी. कोई वैसी बात नहीं है कि इट्स अ कंपल्सरी कि प्रेडिकेट के साथ ऑब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सो एज अ लॉन्ग एज इट हैज़ एज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन फॉर्म अ सेंटेंस नो मैटर हाउ शॉर्ट हाउ लॉन्ग. ओके. तो जो एक सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट का, प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना ज़रूरी है, जिससे एक कंप्लीट सेंटेंस का क्रिएशन होता है. फिर वो सेंटेंस छोटा हो या लंबा हो, नो मैटर. ऑलराइट. नाउ सेंटेंसेस टाइप. सेंटेंस की टाइप किसको कहते हैं? अ स्टेटमेंट टेल्स समथिंग. जब कोई स्टेटमेंट होता है या जब कोई सेंटेंस होता है तो वो हमें कुछ बताता है. इट एंड विथ पीरियड. इसका जो अंत होता है वो उसका काल बताता है कि ये कार्य कब हुआ, किसके द्वारा हुआ. सो अ स्टेटमेंट टेल्स समथिंग. किया गया कार्य, किया या जो भी कार्य हुआ है उसका उसके जिसने ये कार्य किया है उसके कर्ता से को रिलेशन को क्रिएट करता है. और वास्तविकता में ये भी बताता है इट एंड्स विद अ पीरियड कि ये जो कार्य हुआ है इसको ख़त्म हुए कितना समय हुआ है या ये किस समय ख़त्म हुआ है. अ क्वेश्चन आस्क समथिंग
और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक द इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन मार्क भी जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो भी शो होता है। अ कमांड टेल्स समवन टू डू समथिंग। और जो कुछ कमांडिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो कमांड किया जाता है किसी को, वो ये बताता है कि किसके द्वारा यह कार्य किया गया और किसको यह कार्य करने का कमांड मिला, ये ऑर्डर मिला। सो अ कमांड टेल्स, वो कमांड बताता है सेंटेंस का, टेल्स समवन कि जिस व्यक्ति ने काम किया है उसने ये काम कब किया और क्या किया। इट एंड विद अ पीरियड, और यह काम किस पीरियड में समाप्त हुआ। नाउ द लास्ट सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेशन शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक और सेंटेंस होता है जिसमें एक्सक्लेमेशंस शो होता है, मतलब जो जिसको आप कहते हैं ना कि एक्सक्लेम होना, एकदम से अचंभित हो जाना, किसी सडनली किसी सॉरो या सडनली किसी हैप्पीनेस का आपके पास आ जाना, तो उससे आप क्या कहते हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लेम हो जाते हो। सो एन एक्सक्लेमेशन शो द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग is related to the happiness, it's also related to the sorrowfulness। तो ये दुख की फीलिंग्स को और खुशी की फीलिंग्स को दोनों को दर्शाता है। सो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आर कंपल्सरी फॉर सडनली टू शो द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द हैप्पीनेस और अ sorrowfulness। ओके, सो इट्स ऑल्सो एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो मार्क होता है वो एक्सक्लेमेशन का होता है। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है दैट इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। Now your turn. Why the clauses, phrases and sentences might seem very similar at the first. कभी कभी जब हम सेंटेंस में देखते हैं तो सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि जैसे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस ये काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और काफ़ी सिमिलर भी लगते हैं जब हम इनको पढ़ते हैं। बट ऑन द क्लोजर लुक यू स्टार्ट टू सी, लेकिन जब आप इसको क्लोजली देखते हो एंड हाउ दे फंक्शंस वेरी डिफरेंटली एंड टू मेक अ श्योर दैट यू देम करेक्टली, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इंडेफिनेटली टू डिफाइन देम। और इनको जब हमें अलग अलग सेपरेटली देखना पड़ता है तो इनको वन बाय वन इन पे कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ता है। दैट्स वाई, बिकॉज while clauses, phrases and sentences might seem very similar at the first. Okay, so when you go to the closer look, so you start to see how the functions vary differently, to make sure to yourself that these are correct and this is related or not. So these types of the doubts, whatever you contain at all the time in your mind. Now units of sentences. अभी मैंने आपको बताया कि वाक्य कैसे बनता है। वाक्य बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड से। ओके, तो ग्रुप ऑफ वर्ड से भी बनता है, लेकिन एक कंप्लीट वाक्य को बनाने के लिए कुछ यूनिट्स की ज़रूरत होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनिट्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या यूनिट्स होती है सेंटेंसेस में और उनकी क्यों आवश्यकता होती है, क्या नीड होती है इन यूनिट्स की, वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। A sentence in a combination. A sentence is a combination of the following units. जो units आपको दिखाई जा रही हैं वो sentence जो होता है वो इन तीनों से मिलकर एक combinate होता है। Means a full sentence is a combination of following units. इन 3 units से मिलकर एक complete sentence बनता है। इनके combination यानी इनके mixture के बिना एक sentence को imagine करना it is impossible. So let us see what the definition and salient features of these units are. इनको देखेंगे हम वन बाय वन कि इनके salient features क्या हैं. What is a feature? What is a meaning of word, phrases, clauses? What is a word? What is a phrase? And what is a clause? Because now we are completely unknown from this. So one by one I will be discuss. What is a word? A word is a fixed arrangement of some letters. तो वर्ड का जो क्रिएशन है वो किससे होता है, शुरुआत से जाएंगे फ्रॉम द बिगनिंग टाइम। इन इंग्लिश अ वर्ड इज़ अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। जो वर्ड होता है वो फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। फिक्स्ड मतलब नॉट फ्लेक्सिबल, जिसको हिलाया डुलाया ना जा सके, जो एज इट इज़ होता है। ओके, जो फिक्स्ड
अल्फ़ाबेट होते हैं, जो फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है किसका, सम लेटर्स का, कुछ लेटर्स का, कुछ अल्फ़ाबेट्स का। तो जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं वो फिक्स्ड अरेंजमेंट होते हैं कुछ लेटर्स के। ओके, दैट स्टैंड फॉर सम आइटम और हैज़ एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाई। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाई भी कराते हैं किसके थ्रू, क्योंकि इनमें जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स जिनके थ्रू हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनता है, वो वर्ड एक्चुअली में कैसे बनते हैं, उनकी शुरुआत कैसे होती है, वो छोटे छोटे लेटर्स से बनते हैं। सपोज दैट अ कार, तो अगर कार को हम सिंपली में अगर हम कार को लिख दें CRA, तो what is this CRA, what is this, this is not a proper word। लेकिन अगर हम इसी वर्ड को CAR लिखते हैं, yes, that is a word which is created by a definite, a fixed help of the alphabet। ठीक है, एक डेफिनेट और एक फिक्स्ड अल्फ़ाबेट से मिलकर ये एक कंप्लीट वर्ड बना है, दैट इज कार। तो कार इज अ वर्ड बट क्रा इज नॉट अ वर्ड। ऑलराइट, तो कहने का मतलब यही है कि जो वर्ड बनता है वो एक डेफिनेट और इंडिपेंडेंट अल्फ़ाबेट से बनता है, वो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट होते हैं। उनको अगर आप इधर उधर मूव कर दो, इट्स मीन कि सी की जगह ए लिख दो, ए की जगह आर लिख दो, आर की जगह सी लिख दो, तो ये आपका प्रॉपर वर्ड नहीं बनेगा। तो जब प्रॉपर वर्ड ही नहीं बनेगा तो यू कांट इमेजिन दैट यू विल बी क्रिएट अ प्रॉपर सेंटेंस बाय योरसेल्फ। ओके, तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे सेंटेंस बनाने की वर्ड से। और वर्ड कहाँ से बनता है, फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के एक एक लेटर को जब आप अरेंज करते हो, है ना, एक डेफिनेट प्लेस पे, एक फिक्स्ड प्लेस पे जो मूवेबल ना हो, तब जाके एक वर्ड बनता है। फिर ऐसे ही वर्ड के समूह से, छोटे छोटे समूह से, समूह मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही आप कंप्लीट सेंटेंस को बना पाते हो। तो सबसे पहले शुरुआत सेंटेंस की कहाँ होती है, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट से शुरुआत होती है वर्ड क्रिएशन की। आफ्टर दैट फ्रेजेस आते हैं, फिर क्लॉजेज आते हैं। नाउ व्हाट इज वर्ड? A word of language, a unit of language consisting of one or more spoken sounds on their written representation that functions as a principal carrier of meaning। Unit of language मतलब भाषा की यूनिट है। A unit of language, भाषा की यूनिट है क्या, वर्ड्स। क्योंकि जितने वर्ड्स होंगे उतना ही आपका जो स्पोकन टैलेंट है वो हाईलाइट होगा। जितने ही वर्ड्स को आप यूज़ करोगे आपका सिनोनिम्स बहुत स्ट्रांग होगा एंड यू विल बी क्रिएट अ फाइनेस्ट एंड वेरी मीनिंगफुल सेंटेंस फाइनली। तो वर्ड का कलेक्शन होना, दिस इज़ अ यूनिट to create unit of any sentences। ठीक है, तो a unit of language it's totally depend on the words। तो a unit of language consisting, जो अपने में consist करती है of one or more spoken sound, एक या एक से अधिक sounds को, और their written representation या उनके लिखित representation को, that functions as a principle। और ये जो functions होते हैं यही principles होते हैं, मेन इनके head होते हैं किसको, कैरियर के लिए। किस चीज़ के कैरियर के लिए, मीनिंग्स के लिए। ओके, तो इन वर्ड्स के कलेक्शन को जब कंसिस्ट करते हैं, एक प्रॉपर सेंटेंस में क्रिएट करते हैं, तब ये मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यही जो वर्ड्स होते हैं ये मेन फंक्शंस का काम करते हैं किसको क्रिएट करने में, एक मीनिंगफुल और एक फोर्सफुल सेंटेंस के लिए, फॉर द मीनिंगफुल एंड फॉर द थॉटफुल सेंटेंस के लिए। वन और मोर morphemes on a phonemes, smallest unit for the independent use and separated by the space in a writing। So these are the qualities of the words। Now we discuss what is phrases। अभी 3 यूनिट्स मैंने आपको बताई, जो 3 यूनिट्स आपको किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने में हेल्प करती है। उसमें से एक यूनिट आपकी हो चुकी है जिसको हम वर्ड कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द phrases। What is phrase? A phrase is a group of word। फ्रेज जो होता है, अब देखिए
अल्फ़ाबेट जो है मतलब जो वर्ड्स होते हैं, तो दीज आर द ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट का ग्रुप है। एंड नाउ फ्रेजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जो फ्रेज़ है वो वर्ड्स का ग्रुप है। दैट गो टुगेदर, जो एक साथ जाता है, बट डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन फ्रेज के थ्रू हम एक कंप्लीट सेंटेंस को फाइंड नहीं कर पाते हैं। सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द कंप्लीट सेंटेंस बाय द phrases or any words. फ्रेजेस एक्ट एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि जो फ्रेजेस होते हैं वो एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होती है इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जो एक वाक्यांश होता है, जो आप कह सकते हो कि जो जिसका कोई कथन होता है, जो किसी ने कह दिया, बट किसने कहा, कब कहा, किसके लिए ये कार्य हुआ, दैट इज़ कम्प्लीटली हाइड, ये पूरी तरीके से दिखता ही नहीं है, ये कंसील रहता है। ओके तो फ्रेजेस जो है ये क्या है, फ्रेजेस जो है वो वर्ड्स का एक ग्रुप है जो सेंटेंस में एक साथ रहता है, बट इट कैन नॉट प्रोवाइड एनी कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये किसी कंप्लीट सेंटेंस को प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि फ्रेजेस जो है वो एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच है एक सेंटेंस में। Now what is phrases, again we discuss and focus on the what is phrases. Okay, so phrase is a group of related word. phrase जो है वो ग्रुप है, एक समूह है किसका, रिलेटेड वर्ड्स का, कुछ रिलेटेड वर्ड्स का, दैट एक्ट, जो क्रिया करते हैं एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, एक कथन के रूप में। अनलाइक clauses, a phrase does not display a subject verb relationship, क्योंकि एक फ्रेज में सब्जेक्ट का उसके द्वारा किए गए कार्य से रिलेशनशिप क्रिएशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं शो होता है, क्योंकि एक फ्रेज में सब्जेक्ट का होना इट्स नॉट कंपलसरी, उसके द्वारा क्रिया का होना मतलब बोथ, द प्रेजेंस ऑफ बोथ आर नॉट कंपलसरी इन द फ्रेजेस। ओके, एक फ्रेज में सब्जेक्ट का और उसके द्वारा किए गए कार्य का दोनों का होना आवश्यक नहीं है, या तो केवल कर्ता को बताया जाता है या तो उसके द्वारा किए गए कार्य को दिखाया जाता है, लेकिन एक कर्ता को उसकी क्रिया से कोरिलेट नहीं किया जाता फ्रेज में, तभी एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाता। So a good way to identify phrase in a sentence is to look for the words that form the natural clusters or a group. Those clusters that do not have the subject and predicates are phrases. इसीलिए जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वो किसी फ्रेज़ में नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि इसमें उसकी वैल्यू ही नहीं है। फ्रेज़ तो एक कथन होता है, ओके, बस एक रिमार्क होता है जो किसी के द्वारा कहा गया है, किसने कहा, कब कहा, इसका कोई भी लेना देना फ्रेज़ में नहीं होता है। तो ये एक वाक्यांश होता है, जिसे हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, जिसका आपका सब्जेक्ट से उसके किए गए कार्य को रिलेट कराने का कोई भी जिम्मा नहीं होता फ्रेज में। नाउ व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज किसे कहते हैं? दिस इज अ थर्ड यूनिट। ओके, जो अभी मैंने सेंटेंस को क्रिएट करने की 3 यूनिट्स बताई हैं, उसी में से ये लास्ट यूनिट है अ क्लॉज। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। जो क्लॉज है वो ऐसे ग्रुप का ग्रुप ऑफ ऐसे रिलेटेड वर्ड्स का ग्रुप है जो कंटेन करता है, यानी अपने आप में कंटेनिंग रखता है, किसकी? सब्जेक्ट की और वर्ब की। देयर आर अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज, बिकॉज अ फ्रेज डिड नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट और अ वर्ब, बट द क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स containing a subject and its verb also. Okay, so it is a difference between the phrase which does not include a subject and a verb. क्योंकि एक फ्रेज में ना तो आपका सब्जेक्ट होता है और ना तो आपकी क्रिया होती है, मतलब अगर सब्जेक्ट होती भी है तो उसके द्वारा उसके किए गए कार्य को दिखाया ही नहीं जाता, और अगर कार्य को दिखाया जाता है तो यह कार्य किसने किया, इट्स मीन्स इसका कर्ता कौन है, इसका मेन सब्जेक्ट कौन है, उसको हाइड कर देते हैं, तो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता। किसमें? इन फ्रेज। बट हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज में दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द this is an essential part how to make the proper sentence with the help of clauses. So it is totally depend on the subject, predicate on a verb. क्योंकि a clause is a group of related words. जो clause है वो एक ऐसे related words का ग्रुप है जो contain करता है, जो धारण करता है अपने आप में एक subject को और एक verb को। Now types of clauses.
जो क्लॉजेज हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है इंडिपेंडेंट, जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज किसको कहते हैं? मेन क्लॉज वो होता है जो एक्सप्रेस करता है एक कंप्लीट थॉट को। ओके, एक कंप्लीट थॉट को, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके क्लॉज में क्लॉज का मीनिंगफुल होना इट्स अ कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि क्लॉज में मीनिंगफुल सेंटेंस होना कंपलसरी ही है। कभी कभी कोई ऐसा भी होता है कि क्लॉज में ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं जो मीनिंगफुल नहीं भी होते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन जो मेन क्लॉज है, मतलब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो एक्सप्रेस करता है एक कंप्लीट थॉट को। फॉर द एग्जाम्पल, आई वॉच्ड द सुपर बाउल। आई वॉच्ड, मैंने देखा था एक सुपर बाउल को। ओके, अब ये इसमें तो मैंने देखा, क्या देखा, उसके द्वारा देखा गया जो है कार्य भी है, तो उसने जो क्रिया की वो भी है, और जो क्रिया हुई उसका कर्ता भी है, तो दोनों ही इसमें इंक्लूड है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट थॉट, इट शो द कंप्लीट थॉट। Okay, so this is a main type of the clause. And now the subordinate clause. Subordinate clause में क्या होता है? need help dependent, इसको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत पड़ती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको पढ़ने में ही आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उनका अपने में कोई अस्तित्व नहीं है। इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस अलोन, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन अनदर सेंटेंसेस, सो नीड हेल्प डिपेंडेंट। ठीक है, कांट स्टैंड अलोन, वो अकेले नहीं रह सकते। आफ्टर आई वॉच द सुपर बॉल, ओके, सो कांट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं रह सकते। आफ्टर आई वॉच द सुपर बॉल, तो इस तरीके के भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आफ्टर या किसी कंजंक्शन के थ्रू या दो सेंटेंसेस को जोड़ के हम एक कंप्लीट सेंटेंसेस, एक कंप्लीट थॉटफुल सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन अकेले इट हैज़ नो कैपेसिटी टू कंप्लीट अ वन प्रॉपर सेंटेंस अलोन। नाउ टाइप ऑफ क्लॉजेस, इसमें मैंने अभी आपको बताया मेन क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम डिपेंडेंट कहते हैं। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके भी तीन यूनिट्स हैं। एक है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। नाउन आप अच्छे से जानते हो, जिसमें नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एडजेक्टिव वो होती है जिसमें किसी की विशेषता बतलाई जाती है, और एडवर्ब वो होती है जिसमें किसी की जो क्रिया है उसके साथ वो क्रिया कैसी हुई, उस क्रिया की खूबियों को, उस क्रिया की जो क्वालिटी है उसको दर्शाना। ठीक है, नाउ द वर्सेस ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉज, क्या दोनों में हम फाइट करते हैं कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है? देयर आर अ ह्यूज डिफरेंस, वी कैन से इन द विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। देन इन अ ब्लू we want to explain about the phrase in a blue line, and also describe on the another side in a green lines about the clauses. So our phrases do not contain a subject and a predicate. एक phrase जो है वो अपने sentence में subject और predicate को धारण नहीं करता, यानी अपने में नहीं रखता। तो जो phrase होते हैं उनमें ना तो subject होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट होता है, यानी ना ही कोई कर्ता होता है और ना ही उसके द्वारा किया गया प्रॉपर कार्य दिखाया जाता है। ऑन द अनदर हैंड क्लॉजेस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, लेकिन जो क्लॉजेस हैं उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना कंपलसरी है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, फ्रेजेस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट, लाइक फ्रेजेस कभी भी कंप्लीट थॉट को कन्वे नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट it cannot contain any subject or and a predicate, क्योंकि ये अपने में subject और predicate ही नहीं रखते, तो ये complete thoughts कहाँ से convey करेंगे? But on the other hand, clauses can sometimes convey a complete thought, लेकिन causes can sometimes, causes मतलब almost जो clauses होते हैं उनमें ऐसे sentences होते हैं जो एक complete thought को convey करते हैं। Now the last point, phrases कैन नॉट स्टैंड अलोन, फ्रेजेज जो हैं वो कभी भी अलोन खड़े नहीं होते, बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल दैट इट इन डिपेंडेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए कभी भी अकेले खड़े नहीं होते। ये सेंटेंस आप जब भी पढ़ोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है और दो सेंटेंस को जोड़कर डिपेंड होकर इसको एक कंप्लीट थॉट दिया गया है।
नाउ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अकेले खड़े होते हैं, मतलब दे आर सफिशिएंट एंड दे आर कैपेबल टू स्टैंड अलोन। वो अकेले खड़े होने की शक्ति में होते हैं, उनके पास शक्ति होती है, एंड दे आर कैपेबल, वो योग्य होते हैं, क्योंकि उनको एक ही लाइन में वो अपने साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के थ्रू वो एक सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। नाउ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ सेंटेंस किसको कहते हैं? एवरी सेंटेंसेस हैज़ टू पार्ट्स। अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस बनता कैसे है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि सेंटेंस, हाउ टू क्रिएट अ वन मीनिंगफुल सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनता है, किन किन यूनिट से बनता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो यूनिट की ज़रूरत है, एक्चुअली यहाँ पर 3 यूनिट्स आपको शो की गई है, लेकिन होती 4 यूनिट हैं। वर्ड से पहले अल्फ़ाबेट आते हैं, यानी लेटर का आना मस्ट है। तो लेटर नहीं होगा तो कभी भी आपका वर्ड बन ही नहीं पाएगा। तो देयर आर 4 यूनिट्स एक्चुअली। फर्स्ट इज़ लेटर, सेकेंड इज़ वर्ड, थर्ड इज़ फ्रेज एंड फोर्थ इज़ क्लॉज। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। अब सेंटेंस तो बन चुका और सेंटेंस बनाना भी हम सीख गए, तो अब हम ये सीखेंगे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में भी कितने पार्ट्स होते हैं। एक अगर सेंटेंस बन गया है तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो देयर आर 2 पार्ट्स। एवरी सेंटेंसेस हैज़ 2 पार्ट्स। अ सेंटेंस मस्ट बी अ कंप्लीट थॉट। अब जब सेंटेंस बन गया है तो एक जो संपूर्ण सेंटेंस, एक पूर्ण सेंटेंस बन गया है, उसका एक कंप्लीट थॉट भी कन्वे होता है। सो सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ नेमिंग पार्ट ऑफ दैट टेल्स who or a what, and the predicate begins with the verb and is telling the part. सब्जेक्ट यानी कर्ता, किसी भी वाक्य में कर्ता जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो अगर किसी वाक्य में कर्ता है, इट्स मीन कि उसमें सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी शो होगा। तो सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो उसमें जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसमें हम हु या व्हाट करके क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना, कि ये काम किसने किया, या ये कौन है, हु इज़ शी, हु इज़ ही, तो शी इज़ रीता, ओके। या व्हाट करके कि रीता ने क्या काम किया, व्हाट शी हैज़ डू, ओके, या व्हाट शी हैज़ डन। या जो भी आप किसी भी काम को जानने की कोशिश करोगे तो ये काम किसने किया, तो उसके लिए आपको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, और क्वेश्चनिंग स्टार्ट किससे करेंगे, हु या व्हाट से। प्रेडिकेट बिगिंस विद अ वर्ब। जो प्रेडिकेट होते हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। अभी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको अंडरलाइन करने के लिए आएगा, जो आपकी एक्सरसाइज में है। तो इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, द प्रेडिकेट बिगिंस। सब्जेक्ट केवल वो होता है जो आपका नाम है, यानी जो आपका कर्ता है, या कोई प्लेस है, या नाउन है, ओके। तो सब्जेक्ट जो है वो आपका नाउन है, लेकिन प्रेडिकेट वो है जो उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो प्रेडिकेट के अंदर में क्या आता है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, फ्रॉम द वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है, वहाँ से लेकर आपका लास्ट ऑब्जेक्ट तक प्रेडिकेट होता है। एंड सब्जेक्ट इज़ वन एंड ओनली द नेम, प्लेस और अ थिंग्स नेम, बट the predicate begins with the verb and helping verb also is the telling part. Most of the time the subject can be found at the beginning part of the sentences. कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट, कई बार क्या अक्सर फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है कि हर सब्जेक्ट में जो हम पहले ही देख लेते हैं किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में कि कर्ता कौन है, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कैन बी फाउंड एट अ बिगनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। नाउ हाउ टू टीच द सेंटेंस राइटिंग इन अ 5 स्टेप्स। सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अभी देखिए मैंने बताया ना व्हाट इज़ अ सेंटेंस, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शेयर अ कंप्लीट थॉट। एक ऐसा शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट थॉट को, एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस को, एक मीनिंगफुल थॉट्स को, एक मीनिंगफुल इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, वो आपका सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ अ नेमिंग पार्ट, मीन्स योर सब्जेक्ट। द अनदर इज़ अ टेलिंग पार्ट, इट्स योर प्रेडिकेट। देखिए बहुत अच्छे से समझिए इसको। सेंटेंस यूजुअली हैव 2 पार्ट्स। There are 2 parts. The first part is
नेमिंग पार्ट मतलब जिसमें नाम दिया होता है। अब वो नाम किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, या किसी थिंग या किसी प्लेस का हो, no matter, but that is a naming part. This is important part. Okay, so that is important that it contain a name of any person, place or a thing. That is important. Now another side, telling a part. अब जो टेलिंग पार्ट होता है उसमें क्या बताता है, नेमिंग पार्ट के द्वारा किया गया कार्य, कि नेमिंग पार्ट जो जिनका नाम दिया गया है उन्होंने क्या काम किया। तो द टू सिस्टर वेंट फॉर अ रन, जो दो सिस्टर्स थी, वेंट, अब देखिए वेंट क्रिया है ना, और अभी मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट का जो पार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है मेन वर्ब के पहले तो यू विल बी सेलेक्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब द प्रेडिकेट पार्ट। इफ द हेल्पिंग देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस, oftenly it's show just like the main verb with the object, so you put the correct sign from the main verb to object. So this is a part of the predicate. So naming part, the who or a what in a sentence, किसने किया, कौन है, एंड द टेलिंग पार्ट, द एक्शन, किया गया कार्य, व्हाट इज द नेमिंग पार्ट डूइंग, जिसने जो नेमिंग पार्ट मतलब जो सब्जेक्ट में यानी जो नाम जिनका आया है सेंटेंस में उनके द्वारा किया गया कार्य। सॉरी, सब्जेक्ट। सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? Subject, the person, place, thing or idea that the sentence is about. जो सेंटेंस किसी के बारे में बता रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, या उसके द्वारा किया गया कोई भी विचार हो सकता है या कोई आइडिया हो सकता है। इट ऑलवेज अ नाउन, लेकिन ये कंपलसरी है कि सब्जेक्ट एक नाउन होता है। अब नाउन का कौन सा पार्ट है, प्लेस है, नेम है, पर्सन है, थिंग्स है, आइडिया है, इट्स नो मैटर, लेकिन वो नाउन होना उसका कंपलसरी है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का नाउन होना ज़रूरी है। सो ऑल सब्जेक्ट्स आर नाउन, तो जितने भी सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में होते हैं वो नाउन होते हैं, बट नॉट एट ऑल नाउन द सब्जेक्ट, लेकिन जो सारे नाउन्स हैं वो सब्जेक्ट, बट नॉट ऑल नाउन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन सारे ही नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं। कि अब आप सोचो कि एक बार रीता का नाम आया किसी सेंटेंस में, एट द लास्ट रवि का नाम आ गया, तो रवि का नाम ऑब्जेक्ट में आया, लेकिन आपने सोचा मैम ने तो बोला था कि नेम इज़ द सब्जेक्ट, है ना, तो सब्जेक्ट जो है वो केवल नाम जो आ जाए वही सब्जेक्ट है। नो, इन अ सेंटेंस देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट at the beginning part of the sentences. शुरुआत में जिस भी कर्ता का नाम आता है that is a subject of the sentence. और अगर लास्ट में किसी व्यक्ति, पर्सन या किसी थिंग का नाम आता है तो that is a object, वो आपका ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट। वही ये कह रहा है कि ऑल द सब्जेक्ट्स आर नाउन, सारे सब्जेक्ट्स नाउन हो सकते हैं, लेकिन ऑल नाउन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बट नॉट ऑल नाउन्स, लेकिन सारे नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, सो कंप्लीट सेंटेंसेस नीड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है, तब वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो जब मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा मीन्स आपका क्लॉज बनेगा, तो क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को होना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेजेस में तो ना सब्जेक्ट होता है और ना ही क्लॉज होता है, ना ही प्रेडिकेट होता है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों का होना मस्ट है, और सब्जेक्ट नाउन का होना मस्ट है। लेकिन जितने भी नाउन सेंटेंस में यूज़ हुए हैं वो सबके सब सब्जेक्ट नहीं है। अगर शुरू में यूज़ हुआ है उसका नाम किसी इंसान का या किसी व्यक्ति का या किसी प्लेस का तो वो सब्जेक्ट है, लेकिन एट द लास्ट टाइम उसका यूज़ हुआ है आफ्टर द मेन वर्ब तो वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट टेल करता है, यानी बताता है। सब्जेक्ट टेल्स हु और अ व्हाट, कि काम जो हुआ है वो किसने किया और क्या किया। द सेंटेंस इज़ अबाउट, जिसके बारे में वाक्य बना है। प्रेडिकेट क्या करता है? टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि जो कार्य कर्ता ने किया वो कार्य क्या है। तो जो सब्जेक्ट है वो कर्ता को दर्शाता है और जो प्रेडिकेट है वो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाता है। फॉर द एग्जाम्पल, मिस्टर पार्क्स इज़ आवर प्रिंसिपल। अभी देखिए मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, नेम, प्लेस,
थिंग्स, एनीथिंग, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में ब्लू इंक से शो हो रहा है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट, एंड ऑन द अदर हैंड इन अ रेड इंक these are the predicate. So Mr. Park is a name. Mr. Park आपका subject है because subject is a noun. And with the helping verb, from the helping verb is, ये आपका प्रिंसिपल से, इससे लेकर प्रिंसिपल तक आपका प्रेडिकेट है। जैसे मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले यूज़ होती है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है मेन वर्ब के साथ तो आप हेल्पिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट तक प्रेडिकेट लोगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो मेन वर्ब से ऑब्जेक्ट तक आपका प्रेडिकेट है। ये नहीं कि मैक्स एंड बीन, तो आपने सोचा मैक्स इज़ अ वन सब्जेक्ट और बाकी बेन जो हो गया वो ऑब्जेक्ट है। नो, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है, इन द प्लेस ऑफ ग्रेट या अवर प्रिंसिपल। जहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है ना, इस जगह यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा एंड यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर हमेशा आपका सब्जेक्ट होगा। तो जो मैक्स एंड बेन है ये आपके सब्जेक्ट हैं। आर इन द थर्ड ग्रेड, दिस इज अ प्रेडिकेट। ओके, नाउ द वेट्रेस ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड। तो द वेट्रेस, तो वेट्रेस कौन है? नाउन है, तो वेट्रेस आपका सब्जेक्ट हुआ। ड्रॉप्ड इसकी क्रिया है, यानी ड्रॉप्ड कर रही है, किसको ड्रॉप्ड कर रही है? ट्रे, किसकी? फूड की। तो ड्रॉप इज़ अ वर्ब, तो मेन वर्ब है, इसके ऊपर, इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। लगी भी होती तब भी हेल्पिंग वर्ब से ही हम प्रेडिकेट को सेलेक्ट करते, बट देयर इज़ नो एनी हेल्पिंग वर्ब, सो फ्रॉम ड्रॉप इज़ योर प्रेडिकेट। दिस इज़ योर प्रेडिकेट एंड दिस इज़ योर सब्जेक्ट। द डॉग्स इन अवर नेबर्स यार्ड, पूरा सेंटेंस है द डॉग्स, कहाँ का डॉग्स? इन अवर नेबर्स यार्ड, हमारे नेबर्स का जो आंगन है उसका जो वहाँ पर एक डॉग जो है वो बार्क करता है, यानी भौंकता है पूरी रात। तो बार्क्ड क्या है? वर्ब। तो जब तक वर्ब नहीं आ जाती, उसके पहले का जितना भी पार्ट है वो आपका, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले का जितना पार्ट है वो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। एंड फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब और अ मेन वर्ब का के बाद से लेकर ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट में आता है। अली एंड आई, देयर आर टू सब्जेक्ट, अली एंड आई मतलब अली भी और मैं भी। अब मेन वर्ब कहाँ से स्टार्ट हुई है? स्टडीड से। तो मेन वर्ब से आपका प्रेडिकेट है और मेन वर्ब के पहले जितना पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट है। He called his parents after the movie. So who called his parents after the movie? आप ऐसे ही questioning करोगे for the subject. For knowing the subject, you repeat these types of the question to the subject. That who called his parents after the movie? He called his parents after the movie. So he is a subject, called is a verb, and his parents after the movie. These are the predicate part. All of kids in the gym laughed. All of kids in the gym laughed. तो all of kids, कहाँ के kids? In the gym. क्या कर रहे हैं? लाफ कर रहे हैं। तो लाफ्ड जो है वो आपका मेन वर्ब है। तो जब तक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब नहीं आता सेंटेंस में, उसके पहले का सारा पार्ट वो है वो सब्जेक्ट है। अगेन एंड अगेन आई हैव रिपीटेड दीज things in many times. So don't be forget whenever you want to try to do your exercises of these books. All right? Thank you.